नमस्कार साथियों, आज हम लोग मैकियावेली पे बात करेंगे। और मैकियावेली, जैसा कि हम जानते हैं, इटली में पैदा हुआ था। और इटली में पैदा होने के साथ साथ जो मैकियावेली के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने एक ऐसी पुस्तक की रचना की जो बड़ी चर्चित रही है और आज तक वो बहुत चर्चित विषय है। और इसीलिए उस पुस्तक का नाम जानना, उसका पुस्तक का नाम है द प्रिंस। और इस पुस्तक की ख़ास बात यह है कि लिखी तो गई है 1513 में, 1513 में, लेकिन इसका प्रकाशन मैकियावेली की मृत्यु के बाद हुआ। 1632 में इसका प्रकाशन हुआ। तो इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण पुस्तक उसने लिखी है, डिस्कोर्सेज ऑन लेवी, और उसका भी प्रकाशन मैकियावेली की मृत्यु के बाद हुआ। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैकियावेली की ये दोनों जो चर्चित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो उसके मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हो पाई, लेकिन लिखी गई थी वो पहले। मैकियावेली का जब नाम आता है राजनीतिक चिंतन में तो सभी के चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है या एक हल्की सी व्यंग की रेखा आ जाती है। और वो रेखा ये कहती है कि कुछ मैकियावेली का जो अर्थ है वो कुछ बहुत स्वीकार्य नहीं है लोगों को राजनीतिक चिंतन में। और क्यों स्वीकार नहीं है? क्या मैकियावेली, जब हम कहते हैं ही इज़ मैकियावेलियन या वो मैकियावेली की तरीके से है, तो क्या ऐसी भाव होते हैं मैकियावेली कहने में या मैकियावेलियन कहने में जिससे कि लगता है कि वो कुछ अजीब सा है, जो अनकन्वेंशनल है, जो कि अस्वीकार्य है? तो क्यों मैकियावेली को राजनीतिक चिंतन में इस प्रकार से देखा जाता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, अर्थात पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। पहली चीज़ मैकियावेली के बारे में ये महत्वपूर्ण है। और लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मैकियावेली के बारे में महत्वपूर्ण है वो ये है कि मैकियावेली को प्रायः टीचर ऑफ इविल के रूप में, अर्थात बुराई के एक शिक्षक के रूप में, या राजनीति के क्षेत्र में अनैतिकता के शिक्षक के रूप में देखा जाता है। कि जैसे उसने राजनीति में ये प्रचारित किया हो कि शासक को अनैतिक होना चाहिए, इस प्रकार का भाव लोगों के मन में होता है। तो ये दो मूल प्रश्न हैं। अगर इन दोनों मूल प्रश्नों पे हम विचार कर लें तो मैकियावेली के बारे में, उसके चिंतन के बारे में, उसके अप्रोच के बारे में, राजनीति विज्ञान में या राजनीतिक चिंतन में उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें कुछ हल्का सा आभास हो जाएगा कि मैकियावेली का टोटल जो पॉलिटिकल थियरी में या पॉलिटिकल थिंकर्स में स्थान है वो क्या है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है कि मैकियावेली को इतना सब होने के बावजूद भी उस पर अनैतिकता का, अनैतिक चिंतन का, अनैतिक शासक को प्रोत्साहित करने का इत्यादि नाना प्रकार के उस पर आरोप लगते रहे हैं, और फिर भी उसको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के रूप में देखा जाता है। कि मैकियावेली को हम प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक कैसे कह सकते हैं? क्या उसमें ऐसी नवीनता थी? क्या उसमें ब्रेक था पास्ट से या मेडिवल और एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट से, जो कि हमें क्लियरली दिखाई देता है? तो इसको समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं बहुत जल्दी से कि मैकियावेली के पहले का जो पॉलिटिकल थॉट था, जिसको हम एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट कहते हैं या जिसको हम मेडिवल पॉलिटिकल थॉट कहते हैं, उसमें क्या खास बात थी? देखिए, जो एंशिएंट और मेडिवल पॉलिटिकल थॉट था उसमें जो प्लेटो और एरिस्टोटल के ज़माने से चला आ रहा था, उसमें एक ख़ास बात ये थी कि उसमें इथिक्स का डोमिनेंस था पॉलिटिक्स में। अर्थात राजनीति में नैतिकता को, इथिक्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता था कि राजनीति का जो पर्पस है वो एक इथिकल रूलर, एक इथिकल इंडिविजुअल, एक इथिकल सोसाइटी बनाने को है। अर्थात एक बहुत ही उद्देश्य हुआ करता था पूरी पॉलिटिक्स का, जो कि हमें हमारे लक्ष्य नैतिकता की ओर हमेशा इशारा करता था कि हमें उस पॉलिटिक्स को परस्यू करके नैतिकता की ओर जाना है। और इसलिए उसकी अंतर्निहित जो करंट थी एंशिएंट और मेडिवल पॉलिटिकल थिंकिंग की, वो ये थी कि ऑल पॉलिटिक्स हैज़ टू बी डायरेक्टेड बाय
by ethics. Ethics is the foundational principle on which entire politics has to be conducted. ये उसका फंडामेंटल था। और दूसरी जो चीज़ थी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी की या एंशिएंट मेडिवल पॉलिटिकल थियरी में हमें दिखाई देती है, वो ये था कि वो रिलीजन और जो पारलौकिक विषय है, अर्थात जो इस देश और दुनिया और इस समाज से अलग हटके भी हैं, ईश्वर की चीज़ें हैं, बियॉन्ड ह्यूमन जो चीज़ें हैं, धर्म है, रिलीजन जिसको हम कहते हैं, रिलीजन और इस पारलौकिक विश्व के बारे में वो बहुत ज़्यादा भगवान और इस प्रकार की चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा उसमें रोल था। और वो सारा का सारा रिलीजन और जो दैवीय तत्व थे वो सारी पॉलिटिक्स को निर्देशित करते थे। तो दो चीज़ें बड़ी अहम दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि एक तो पारलौकिक, ईश्वर, चर्च, धर्म, रिलीजन, इस प्रकार की चीज़ों का राजनीति में दखल था, और दूसरा कि जो इथिक्स था, नैतिकता थी, जिस पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि इथिक्स का बहुत बड़ा रोग था कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड, व्हाट इज़ बैड, इसका बहुत प्रभाव था पूरी की पूरी पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स को माना जाता था पॉलिटिक्स शुड बी गुड एंड पॉलिटिक्स शुड बी हेडिंग टूवर्ड समथिंग विच इज़ गुड। मैकियावेली को इसलिए पॉलिटिक्स में फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है कि मैकियावेली ने इन दोनों मुद्दों से एक यू टर्न ले लिया। और यू टर्न मैकियावेली का ये था कि उसने इथिक्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग कर दिया, अर्थात जैसे डाइवोर्स कहते हैं कि पॉलिटिक्स और इथिक्स में डाइवोर्स कर दिया उसने, और पॉलिटिक्स को एक ऑटोनॉमी देगी, एक स्वायत्तता प्रदान कर दी कि पॉलिटिक्स अब इथिक्स से गाइडेड नहीं होगा, पॉलिटिक्स अब धर्म से गाइडेड नहीं होगा, पॉलिटिक्स अब चर्च से गाइडेड नहीं होगा, पॉलिटिक्स अब पारलौकिक से गाइडेड नहीं होगा, पॉलिटिक्स तो प्रिंस से गाइडेड होगा, अर्थात प्रिंस अर्थात शासक से गाइडेड होगा। और इस प्रकार से उसने तमाम जो चीज़ें थीं उसमें एक नयापन ला दिया, जो शो करता था कि वो केवल और केवल राज्य के बारे में सोच रहा है और धर्म या इथिक्स या रिलीजन या चर्च, इन तमाम चीज़ों को वो बहुत महत्व नहीं दे रहा है, वो तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ये जो ट्रेडिशन से जो ब्रेक था, ये इसके कारण उसको प्रथम पॉलिटिकल थिंकर के रूप में देखा जाता है। अब जो उसकी किताब आती है द प्रिंस, जिसके बारे में प्राय बहुत चर्चा होती है, 500 साल से ज़्यादा हो गए लगभग, और आज भी उसकी चर्चा हो रही है। 1513 उसमें लिखी गई वो किताब 16th सेंचुरी में, और आज 20th सेंचुरी में हम लोग हैं, तो 21st सेंचुरी में हैं। तो हम लोग जो है वो एक प्रकार से ये देखें कि उसकी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो प्रिंस नामक किताब लिखी गई उसमें क्या ख़ास बात थी। उस ख़ास बात में जो चीज़ हमको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि मैकियावेली ने जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का एंगल था वो छोड़ दिया। पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या होता है कि व्हाट ऑट टू बी डन, क्या करना चाहिए, वो उसने कहा कि जो ऑट का इशू है वो छोड़ दीजिए, वो इथिक्स का इशू है उसको छोड़ दीजिए। आइए देखते हैं कि इज़ क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पॉलिटिक्स टुडे, हाउ इज़ पॉलिटिक्स टुडे। तो इज़ पे उसने कंसंट्रेट किया, आर्ट पे कंसंट्रेट नहीं किया। और हम कह सकते हैं कि जो दुनियावी राजनीति है, दुनियावी समाज है, और जो पॉलिटिकल रियलिज्म है उसको आधार बना के, प्रैग्मेटिज्म और पॉलिटिकल रियलिज्म को आधार बना के मैकियावेली ने इस पुस्तक की संरचना की। और इस पुस्तक में उसने एक बहुत ख़ास बात को ध्यान रखिएगा कि उसने केवल प्योर रैशनैलिटी को आधार बनाया है, किसी प्रकार के इमोशन के लिए, किसी प्रकार के इथिक्स के लिए, किसी प्रकार की भावनाओं के लिए उसके चिंतन में स्थान नहीं है। प्योर पॉलिटिक्स, प्योर पावर को उसने एक प्रकार से आधार बना के सारा का सारा अपना चिंतन किया है, जो उसने प्रिंस को बताया है। और ऐसा करने में प्रिंस को एकदम प्योर पॉलिटिक्स की तरफ, शासक को प्योर पॉलिटिक्स की तरफ, राज्य को प्योर पॉलिटिक्स की तरफ ले जाने के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण हम लोग को मैकियावेली के बारे में समझना होगा। और वो कारण ये है कि मैकियावेली का जो समय था, मैकियावेली बहुत एक प्रकार से ऊपर नीचे अपने काल में हुआ, और बहुत कष्ट को भी सहा, उसने सेवा भी की और कष्ट भी कहा, जेल भी गया, तरह तरह के उसको अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में फेस करने पड़े। और उसकी वजह से उसने मानव के मनोविज्ञान के बारे में एक भावना, एक धारणा बनाई अपने दिमाग में कि मानव है कैसा, बेसिकली मनुष्य का स्वभाव कैसा है, इसके प्रति उसकी एक धारणा बन गई। और वो धारणा ये थी कि मनुष्य जो है वो बुरा है, बैड है,
टेम्परामेंटली मनुष्य खराब है। और क्यों खराब है? उसने कहा कि मनुष्य इसलिए खराब है कि मनुष्य स्वार्थी है। और अब प्रश्न आया कि मनुष्य स्वार्थी क्यों है? भगवान ने बनाया ही स्वार्थी है कि मनुष्य स्वार्थी हो गया है? तो मैकियावेली ने कहा कि नहीं, मनुष्य स्वार्थी हो जाता है और इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा और आत्म, जिसको सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं, है ना, सेल्फ प्रिजर्वेशन को लेके, अपने आत्म रक्षण को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके ये बड़ा चिंतित रहता है। और इसलिए हमेशा वो अपनी सुरक्षा, अपने बारे में कि मैं जीऊंगा कि नहीं, मेरी सुरक्षा रहेगी कि नहीं, इसके बारे में सोचता रहता है। और चूंकि वो इसके बारे में सोचता रहता है, इसलिए हमेशा वो पावर के पीछे रहता है कि हमको अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना है। हॉब्स करिए, हॉब्स को याद करिए, हॉब्स और मैकियावेली में चिंतन में आपको कितना समानता यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैकियावेली ये कह रहा है कि चूंकि मनुष्य बेसिकली इस प्रकार का टेम्परामेंट है और सुरक्षा के लिए वो हमेशा सेल्फिश बिहेवियर करता है, और जब उसको सुरक्षा मिल जाती है अर्थात पावर मिल जाता है, तो वो पावर और ग्लोरी के साथ जीना चाहता है, जिसका अर्थ वो स्वतंत्रता मानता है कि अगर वो शक्तिशाली है तो वो समझता है कि हम किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। और यही जो उसकी भावना है कि हम शक्तिशाली हो गए, अब हम किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, ये उसको लाइफ में ये प्रेरणा देता है कि वो डोमिनेट करने की सोचता है। आप देखते होंगे समाज में जरा सा लोग शक्तिशाली हो जाते हैं, वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर अपने को थोपने की कोशिश करते हैं, और यहीं से मैकियावेली कहता है कि समाज में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं समाज में, वो इसीलिए कोऑपरेट करते रहते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है सर्व होता रहता है, और जैसे ही उनका इंटरेस्ट सर्व हो जाता है, मैकियावेली कहते हैं कि वो धीरे से एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो अब सोचते हैं कि अब तो हम पावरफुल हो गए, अब हम संघर्ष कर सकते हैं, अब हम डोमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेट करने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो मैकियावेली के अनुसार जो राजा या प्रिंस है, उसको जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति का एक सबसे अहम जो चरित्र है वो ये है कि वो चाहता है कि प्रिंस पूरे राज्य में एकता को स्थापित करे, राज्य को सशक्त बनावे। लेकिन ऐसा करने के लिए मैकियावेली का जो प्रिंस है, उसको जो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य तो अपने आप में ठीक है कि पावर का एक उद्देश्य है कि पावर विद ए पर्पस, कि भाई राज्य को रखना है, सुरक्षित रखना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैकियावेली बताता है कि जो प्रिंस है वो पावर जब तक स्वयं अपनी पावर को सुरक्षित नहीं करेगा, तब तक वो समाज में कुछ भी नहीं कर सकता है। लिहाजा मैकियावेली के हिसाब से द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्रिंस इज टू बी पावरफुल हिमसेल्फ, अर्थात पावर फॉर द सेक ऑफ पावर। मैकियावेली कहता है, यहीं से ब्रेक है उसका, कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी है वो कहती है कि द स्टेट और द रूलर शुड हैव पावर फॉर ए हायर पर्पस, टू मेक द सोसाइटी बेटर, टू मेक द इंडिविजुअल बेटर। बट मैकियावेली इज सेइंग दैट द प्रिंस हैज टू परस्यू पावर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर। और उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। उसने ये कहा है कि प्रिंस जो है वो शक्ति को प्राप्त करे, सत्ता को प्राप्त करे, और उसको किसी से शेयर ना करे। और इसलिए नहीं शेयर करे क्योंकि दूसरे लोग जब पावर में शेयर करते हैं तो धीरे धीरे वो उस पावर के बलबूते अपने को पावरफुल करने लगते हैं, और वो प्रिंस के राइवल हो जाते हैं, वो पोटेंशियल एनिमीज हो सकते हैं, वो पोटेंशियल रिवोल्टीज हो सकते हैं। तो वो प्रिंस को ये सलाह देता है कि आपके पास केवल दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो लोग भी आपके साथ हैं उनको आप लाड़ प्यार से अपने पास या अपने साथ रखें, और अन्यथा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यू किल देम। क्यों किल देम? क्योंकि मैकियावेली कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका प्रतिस्पर्धी है और वो आपको चैलेंज करना चाहता है
और आपने अगर उसको दबाने की कोशिश केवल की तो वो हर्ट हो जाएगा, और चूंकि वो हर्ट हो जाएगा इसलिए वो कभी भी रिटेलिएट कर सकता है और आपके लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मैकियावेली की सलाह अपने प्रिंस को ये है कि साहब यू शुड फिनिश योर एनिमीज, एनिमी शुड नॉट बी गिवन एनी लीवरेज। एनिमी को कभी हल्का नहीं समझिए कि भाई एनिमी को हमने क्षमा जान कर दिया। नो, एन एनिमी हु इज एन एनिमी, ही विल बी हर्ट एंड ही विल रिटेलिएट एंड अल्टीमेटली ही विल बिकम ए पोटेंशियल थ्रेट टू द प्रिंस एज वेल एज टू द स्टेट। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैकियावेली को एक प्रकार से मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के रूप में स्थापित करता है कि ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट पावर, ही इज टॉकिंग अबाउट प्योर पॉलिटिक्स, ही इज टॉकिंग अबाउट pragmatic politics, he is talking about power for the sake of power, how politics for Machiavelli is the art of obtaining power and the craft to retain it. वो और कुछ नहीं जानता, वो कहता है कि केवल पावर पावर पावर, पावर इज द बेसिस, पावर इज द सेंट्रल, पावर इज द न्यूक्लियस ऑफ द प्रिंस एंड ही शुड ओनली परस्यू पावर, नथिंग एल्स। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि जब मैकियावेली पावर ही की बात करता है प्रिंस के लिए, तो क्या मैकियावेली कोई बिल्कुल इमोरल कोई टीचिंग दे रहा है या कोई गैर नैतिक वो शिक्षक के रूप में, जैसा कि कुछ विद्वानों ने चल के कहा है, लियो स्ट्रॉस वगैरह ने, कि ही इज़ ए टीचर ऑफ इविल। क्या वास्तव में ऐसा है कि मैकियावेली जो है इविल का टीचर है? क्या वो बुराई का शिक्षक है? क्या वो ये बताना चाहता है कि भाई रूलर को बुरा होना चाहिए? तो यहाँ पे हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ये है कि पहली चीज़ तो ये समझना है क्या मैकियावेली इमोरल थिंकर है, और क्या दूसरी चीज़ कि हमें ये समझना है कि क्या मैकियावेली अपने प्रिंस को धोखाधड़ी करना सिखा रहा है कि भाई आप धोखाधड़ी करिए, आप गैर नैतिक काम करिए, आप बुराई करिए। क्या इस प्रकार की चीज़ें वास्तव में वो सिखाना चाहता है या उसकी भावना कुछ और है? अब देखिए यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ बात को समझना है, यहीं मैकियावेली को समझने में गड़बड़ होती है और यहीं हम लोगों को बहुत ही कूल होकर सोचना चाहिए कि ये ज़रूर है कि मैकियावेली का मैकियावेली चाहता है कि उसका जो प्रिंस है वो किसी प्रकार से सत्ता में आया है तो सत्ता में बना रहे, और सत्ता में बना रहने के लिए वो छल और बल अर्थात फोर्स एंड डिसीट दोनों का प्रयोग करेगा, और ऐसा करने में वो किसी भी भावना के अनुसार काम नहीं करेगा, बल्कि वो ये देखेगा कि जो लोग होते हैं समाज में वो भावना के अनुसार, वो जुनून के अनुसार काम करते हैं, वो पैशन के अनुसार काम करते हैं। लेकिन मैकियावेली का जो प्रिंस है उसको भावना से काम नहीं लेना है, उसको हार्ड कोड ब्लडेड रैशनैलिटी जिसको कहते हैं उसके माध्यम से काम लेना है, और अपने कोल्ड ब्लडेड रैशनैलिटी का प्रयोग करके उसको ये देखना है कि लोग उस तरीके का व्यवहार करें जैसा प्रिंस चाहता है। लोगों की भावना अपनी जगह पे हो सकती है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो अगला चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है हम समझने के लिए वो ये है कि मैकियावेली 4 प्रकार की भावनाओं का उल्लेख करता है। वो बताता है कि 4 प्रकार के पैशंस मनुष्य में हो सकते हैं। पहला लव अर्थात प्यार, दूसरा हेट अर्थात घृणा, तीसरा फियर अर्थात भय या डर, और चौथा कंटेम्प्ट अर्थात तिरस्कार या निंदा या अवमानना, किसी भी शब्द से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो लव, हेट, फियर एंड कंटेम्प्ट, है ना, प्यार, घृणा, भय और निंदा, ये 4 तत्व जो है, 4 भावनाएं मनुष्य में प्रधान होती हैं, और इन चारों को कैसे मैनिपुलेट करना है वो इसमें मैकियावेली हम लोगों को बताता है कि देखिए लव और हेट और फियर और कंटेम्प्ट ये तो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। अर्थात किसी व्यक्ति से आप एक साथ प्यार और घृणा नहीं कर सकते, या तो आप प्यार करिए या घृणा करिए। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति से आप फियर और कंटेम्प्ट नहीं रख सकते हैं एक साथ, या तो उससे आप डरेंगे या उसके आप निंदा करेंगे या तिरस्कार करेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो मैकियावेली ये कहता है कि आइडियल तो ये है कि प्रिंस को लोग प्यार भी करें और फियर भी करें, अर्थात प्रिंस शुड बी लव्ड एंड ही शुड बी फियर्ड। ये आदर्श है। अगर ऐसी कोई सूरत बनती है राज्य में कि शासक को लोग प्यार भी करें और उससे डरें भी, तो उससे बेहतरीन मैकियावेली के हिसाब से कोई चीज़ नहीं बनती है। वो आइडियल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर ऐसा न हो सके तो दूसरी प्राथमिकता मैकियावेली के अनुसार कि पीपुल शुड मे हेट द रूलर बट दे शुड फियर द रूलर, अर्थात लोग
घृणा करें शासक से या प्रिंस से, लेकिन डरें उससे ज़रूर। ये उसकी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता उसकी ये है कि वो उससे प्यार करें, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसका तिरस्कार या उसकी निंदा भी करें। और चौथा जो सबसे ख़राब कॉम्बिनेशन है कि लोग घृणा भी करें और उसकी तिरस्कार भी करें या निंदा भी करें। तो मैकियावेली के अनुसार जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, लव और फियर है, दैट हैज़ टू बी द आइडियल फॉर द प्रिंस। और उसके लिए कि किस तरीके से लोग, मनुष्य, लव और फियर ये दोनों एलिमेंट हो, तो प्रिंस का जो बेसिक फंडामेंटल ड्राइव है वो ये है कि किस तरीके से प्रिंस को व्यवहार करना चाहिए जिससे कि लोग प्रिंस से प्यार भी कर सकें और प्रिंस से एक डरें भी। ये दोनों चीज़ें कैसे आए साइमल्टेनियसली, आगे की कहानी इसी पे आधारित है। और इसी को जब मैकियावेली प्रतिपादित करता है तो लोग कहते हैं ही इज़ एन इमोरल थिंकर, लियो स्ट्रॉस कहता है कि ही इज़ एन टीचर ऑफ द इविल वगैरह वगैरह। लेकिन समझने की बात यह है कि मैकियावेली इज़ not preparing an evil ruler, but he is only preparing a prince who should, keeping the emotions of the people in mind, keeping their psychological dispositions in mind, who can control the people in the interest of the stability of the state। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत important है जो कि हम लोग को समझना चाहिए। वो कहता है कि किसी भी हालत में राज्य को या शासक को ये देखना चाहिए कि लोग उसका तिरस्कार या उसकी निंदा न करें। ये सबसे ख़राब चीज़ है, इससे कैसे बचा जाए ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपने आप में है। और इसलिए जो एनिमी है उसको, एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो वो हर्ट होगा, और हर्ट होगा तो वो रिटेलिएट करेगा। वो रिटेलिएट हमें नहीं चाहिए, वो रिटेलिएशन हमें नहीं चाहिए। तो प्रिंस को क्या करना है, इसको ऐसी सूरत को पैदा करने के लिए उसको क्या करना है कि पहली चीज़ उसको ये करना है कि उसको लर्न करना है ये चीज़। अब देखिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि मैकियावेली कह रहा है कि हाउ प्रिंस हैज़ टू लर्न हाउ नॉट टू बी गुड। अर्थात प्रिंस बेसिकली बैड नहीं है, लेकिन उसको ये भी समझना चाहिए कि किन्हीं परिस्थितियों में हमको बुरा व्यवहार भी करना पड़ सकता है। आई शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड एज ए गुड रूलर, कि हर आदमी आए हमको एक्सप्लॉइट करके चला जाए कि साहब मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। I should be trained, I should learn to sometimes behave not as a good person, good ruler। और दूसरी चीज़, that the ruler must necessarily appear to be good। अर्थात अंदर से हम भले ही बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो छवि होनी चाहिए, जो हमारी शासक की इमेज होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो एक अच्छे पर्सन की होनी चाहिए, एक अच्छे रूलर की होनी चाहिए। तो अब मैकियावेली यहीं पे जो चीज़ सिखा रहा है कि दिखने में आप कुछ और हों और हों आप कुछ और। अर्थात दिखने में आप एक अच्छे व्यक्ति दिखें, एक अच्छे शासक दिखें, लेकिन एक शासक को अंदर से ये भी आना चाहिए कि अगर परिस्थितियाँ डिमांड करें तो हाउ ही कैन टर्न इनटू अ बैड पर्सन ऑल्सो और ए बैड रूलर ऑल्सो, ये भी आना चाहिए। और यहीं पे लायन एंड फॉक्स का कॉम्बिनेशन मैकियावेली के प्रयोग किया जाता है कि वो शेर और लोमड़ी का एक प्रकार से युग्म है मैकियावेली, जो कि राजा को ये सिखा रहा है कि आपको किस प्रकार से झपट्टा मार के, जैसे शेर वो करता है अपने शिकार को किल कर देता है, उसी प्रकार के किस तरीके से आपको अपने विरोध को समाप्त कर देना है, और वहीं आपको एक लोमड़ी की तरह से चतुराई करना है। और आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आप लोगों के सामने अपनी इमेज को जो है अच्छे बचा के रखें, अच्छे से पेश करें। तो यहाँ पे मैकियावेली आपसे ये बता रहा है कि राजा को ऐसा करने के लिए उसने दो शब्दों का प्रयोग किया है, और वो दो शब्द आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे प्रिंस में और डिस्कोर्स में इन शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है और उन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक शब्द है वर्टू और एक शब्द है जो वर्टू शब्द है वो अपने आप में एक, हम लोग को ये समझना है कि एक अंग्रेज़ी में उसको नॉर्मली वर्चू के रूप में या सद्गुण के रूप में हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। और दूसरा शब्द है उसने प्रयोग किया है फॉर्च्यूना, और फॉर्च्यूना को भी अंग्रेज़ी में फॉर्च्यून और हिंदी में सौभाग्य के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये इटालियन शब्द हैं और इनके अलग अलग अर्थ हैं, और ये अर्थ इसका हमें जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम मैकियावेली को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे। और इसमें बेसिक चीज़ ये है जो मैकियावेली आपसे बताना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि देखिए
ये वर्टू VIRTU, वर्च्यू नहीं है ये अंग्रेजी वाला, ये VIRTU है इसका ट्रांसलेशन, इटालियन वर्ड है। और इसका जो अंग्रेजी में अर्थ है वर्ट्यू का, वो ये कोई सद्गुण नहीं है कि राजा में कौन कौन से बड़े वर्चुअस गुण होने चाहिए कि वो दिखने में भी अच्छा हो और अंदर से भी अच्छा हो। नो, यहाँ पे मैकियावेली वर्टू का मतलब मानता है कि वर्टू मीन्स एन आर्ट ऑफ वॉर, अर्थात जो अन्य सद्गुणी व्यक्ति में चीज़ें होनी चाहिए वो सब राजा में हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में मैकियावेली ये चाहता है कि राजा में ऐसे गुण हो जो कि उसको आर्ट ऑफ वॉर में एडुकेट करें, क्योंकि वर्चुअली वो मानता है कि पॉलिटिक्स इज साइलेंट काइंड ऑफ ए वॉर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंस कोई विकेड आदमी नहीं है, लेकिन ओनली ही इज फ्लेक्सिबल ऑन नॉर्म्स, जैसी परिस्थितियाँ डिमांड करती हैं वैसा वो काम करता है। और वर्च्यू का मतलब ये होता है कि इन आर्ट ऑफ वॉर में जब वो ट्रेंड है या आर्ट ऑफ वॉर ऑफ पॉलिटिक्स में वो ट्रेंड है, तो ही हैज़ टू मेंटेन द स्टेट एंड ही हैज़ टू अचीव ग्रेट थिंग्स। दोनों चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स बस मेंटेन द स्टेट एंड अचीव ग्रेट हाइट्स। तो अब कैसे ये हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि जब वो अच्छा करना चाहे तो अच्छा करे, जब अच्छा नहीं करना चाहे तो अच्छा नहीं करे। जैसी परिस्थितियाँ, जब परिस्थितियाँ डिमांड करें कि वो एक अच्छे किंग की तरह से बिहेव करे तो एक अच्छे किंग की तरह से बिहेव करे, जब परिस्थितियाँ मांग करें कि वो एक हार्ड अथॉरिटेरियन शासक की तरह से बिहेव करे तो अथॉरिटेरियन शासक की तरह से बिहेव करे। जैसे वॉर में होता है कि वॉर में जब जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसा डिमांड किया जाता है, वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन ऐसा करने में, ऐसा करके ही वो राज्य को मेंटेन कर सकता है और आगे ले जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो दूसरा टर्म उसने यूज़ किया है, फॉर्चूना। फॉर्चूना, जैसे मैंने बताया कि फॉर्चूना का मतलब फॉर्चून नहीं है, फॉर्चूना का मतलब उसने एक प्रकार से कुछ ऐसी भावना से फॉर्चूना वर्ड यूज़ किया है जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि वो एक प्रकार का थ्रेट है राज्य के लिए, एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन है, एक प्रकार का दुर्भाग्य है। हम लोग फॉर्चून को सौभाग्य के रूप में इंगित करते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्चूना इटालियन में दुर्भाग्य के रूप में मैकियावेली ने उसको अंडरस्टैंड किया है कि जैसे, और उसकी तुलना उसने दुर्भाग्य के रूप में कैसे की है? उसने कहा कि जैसे समुद्र में तूफान आते हैं, सुनामी आती है या नदियों में बाढ़ आते हैं, तो वो क्या है? वो दुर्भाग्य ही तो हैं। वो कितना डिवेस्टेशन पैदा करते हैं, कितनी वो तोड़ फोड़ मचाते हैं, लेकिन हमें उसको सहना पड़ता है और फिर हम धीरे से नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो फॉर्चूना है, ऐसे जो दुर्भाग्य हैं वो राज में आते रहते हैं, और ऐसे दुर्भाग्यों से लड़ने के लिए प्रिंस को वर्टू का सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात आर्ट ऑफ वॉर का सहारा लेना पड़ेगा। और इसीलिए वो कहता है कि द प्रिंस हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल ऑन द मॉरल्स एंड ही कैन बी हार्श against the opposition.